नमस्कार, सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन से ही विकास होता है। ऐसे कई चीजों में हम परिवर्तन रोजाना देखते हैं, हमारे रहन सहन, बदलाव, खान पान और जहां तक रहने का सवाल है उसमें भी हम लोग परिवर्तन रोजाना देखते हैं। रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, नई सिस्टम आती जाती है, नए विचार आते जाते हैं। उन सबको लेकर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को ढालते रहता है। तो कई वर्षों से, कई सालों से चली हुई कई पद्धति भी समय समय पर अपने जो समय की मांग रहती है उसके हिसाब से बदलते रहती है। ऐसे ही हमारी शिक्षा नीति, जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती थी, हमारे समय की शिक्षा में आज की शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर हो गया और यह अंतर रोजाना होते जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बदल दिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, लोगों की जरूरतें बदल दी जाएंगी, वैसे वैसे इस सिस्टम में भी अपने आप परिवर्तन करना पड़ता है और होते रहता है। अभी सरकार ने नई शिक्षा नीति चालू की है, सभी विद्यापीठों पे जो लागू है। 2020 में इसका प्रस्ताव रखा था केंद्र सरकार द्वारा। 23-24 में महाराष्ट्र सरकार ने इसे स्वीकार किया और सभी कॉलेजों में, सभी यूनिवर्सिटी में यह लागू। क्या है ये शिक्षा नीति और समाज के साथ में क्या इसका, क्योंकि कोई भी चीज जब परिवर्तन होती है तो उसमें समाज का विचार जरूर किया जाता है। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी हमारी और भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रहेगा, जानते हैं। हमारे साथ में धोटे सर है, वो बताएंगे कि इस शिक्षा नीति सर थोड़ा सा परिचय। एक शिक्षा नीति में जो समिति है, उस समिति समन्वय के आप उसके इसमें ये शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय है उसमें एक टास्क फोर्स बनाया था, जिसको अमरावती यूनिवर्सिटी बोलते हैं। अमरावती यूनिवर्सिटी। और वो टास्क फोर्स का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। यानी कि जो ब्रॉड मुद्दे दिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका फॉर्मुलेशन करना, ये काम हमारी समिति ने यहाँ टास्क फोर्स में। हम जानते हैं पुरानी शिक्षा पद्धति थोड़ी सी शॉर्ट में कि पहले क्या होता था, अभी क्या हो गया, फिर बाद में उसका क्या असर पड़ेगा आज के विद्यार्थी पे, अलग अलग पार्ट में हम जानेंगे। क्या थी शिक्षा नीति पुरानी और अब क्या है अंतर उसमें? अभी ये जो बदलाव है, ये इसको हम रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म कह सकते हैं। एक क्रांतिकारी बदल है शिक्षा के अंदर। जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस में 2 शिक्षा नीतियां हमारे यहाँ चली भारत में, मुगल वाली, ब्रिटिश वाली। वो ब्रिटिश वाली कारकुन बनाने वाली पद्धति हम कहते थे और हमने बहुत सालों तक उसको एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस 1964 में कोठारी कमीशन बिठाया गया और कोठारी कमीशन ने पहली बार स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिए, जिसमें पहली बार, जिसमें हम स्टूडेंट थे उस जमाने में, 10+2+3 ये पैटर्न लाया। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बड़ा था। 10वीं प्री और यूनिवर्सिटी का, यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद, 75 के पहले की बात है। यस, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बाद भी बहुत सारे लोग डॉक्टर बनने जाते। तो वो हटा के 10+2 और +3 का ढांचागत पूरा परिवर्तन कर दिया, बेसिक मॉडल ही चेंज कर दिया। यानी अंग्रेजों का मॉडल छोड़ के हम बोल सकते हैं 64 से इंडियन मॉडल्स वहां पे लागू हो गया करके। तो उसमें 2 रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण थे। एक ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म 10+2+3 का, दूसरा 14 साल तक शिक्षा फ्री, ये रिकमेंडेशन था। तीसरा कि गवर्नमेंट ने 6% ऑफ देयर जीडीपी खर्चा शिक्षा पे करना ही चाहिए। एंड उस टाइम ये रिकमेंड किया था, रिकमेंड किया था। तो वो रिकमेंडेशन 68 में एक्सेप्ट किए। उसमें 10+2+3 ये 72 से अभी भी चल रही पद्धति, वो अभी चालू थी, यानी 23-24 तक चालू थी। और उसके बाद 1986 में थोड़े उसमें बदलाव किए। तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने टेक्नोलॉजी पे भर दिया। तो एक्सेस इक्विटी के साथ एजुकेशन का एक्सेस, यानी GR, हायर एजुकेशन में परसेंटेज ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ना चाहिए, ये मुद्दा सामने रखा। इक्विटी, समान शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश राजीव गांधी और 1986 से किया था। तो वो 92 तक उसमें रिफॉर्म्स आए। 92 में उसमें और थोड़े से बदलाव किए कि जो शिक्षा के बाहर ड्रॉप आउट थे उनको पढ़ाने की व्यवस्था लाई गई। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज है, एडल्ट एजुकेशन है, ये लाया गया। और उसके बाद अभी 2000 यूनिवर्सिटी की कल्पना कब से आई है? ये 92 के बाद ही 92 के बाद में, पहले ओपन यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। उसके पहले एक ही थी, इग्नो। ओपन यूनिवर्सिटी है जो हम सरकार मान यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी। 3 प्रकार की यूनिवर्सिटी और भी कोई है अभी? चौथी है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बता रहे हो कि उसके अलावा प्राइवेट भी है? प्राइवेट इज डिफरेंट, डीम्ड इज डिफरेंट, तो वो भी है। अभी अब स्ट्रक्चर देखा जाए तो इतने स्ट्रक्चर्स है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैनेज एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज मींस मैनेज एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होती है सभी से। ये इसकी जो कंट्रोलिंग मेंटेनेंस वाली बॉडी है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और शिक्षा का विभाग अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी एक उनसे तो हाँ, उनका कंट्रोल सब जो मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो यूजीसी करती है, उनके ढांचे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है एजुकेशन के यानी डिग्री भी उनके अनुमान से देनी चाहिए, जो डिग्रीज उन्होंने स्पेसिफाई की है वो डिग्री देना चाहिए, ऐसे उसमें बंधन दिए हैं और वो पालना जरूरी है। जैसे सिंपल पीएचडी का उदाहरण लेता हूं, तो पीएचडी के लिए कहीं भी जाओ यूजीसी का रेगुलेशन फॉलो करना है, चाहे प्राइवेट में जाओ, चाहे डीम में जाओ, चाहे स्टेट में जाओ, सेंट्रल में जाओ, उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, वो करनी ही पड़ेगी, नियम वो बनाती है, नियम वही बनाती है। तो इसलिए वो स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस का हो गया। अब मैं जो बात कर रहा था कि वैल्यू के बाद यानी 86 और 68 वाली पॉलिसी, 68 वाले पॉलिसी में 86 में कुछ बदलाव हुए स्लाइटली, 90 में कुछ 2 में बदलाव हुए, उसके बाद एकदम जो रिवोल्यूशनरी जो बदलाव हुआ है वो 2020 में हुआ है, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे आपने अभी 68 से 10+2+3 की चली, इस बेसिक ढांचे में कहीं परिवर्तन हुआ क्या? नहीं, वो 2020 तक हुआ नहीं। 2020 के बाद में क्या है अभी? 2020 में अभी एकदम उसमें रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया। हाँ, तो अभी 10+2+3 का ये हो गया 5+3+3+2 और 3। 5वीं से स्टार्ट कर दिया उसको, यानी उसमें एक अलग नहीं, स्कूल एजुकेशन को अभी 10 साल से उन्होंने 13 साल तक बढ़ा दिया। अच्छा, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन की अभी शुरुआत है, यानी बच्चा अभी उसके जन्म के बाद 3 साल के बाद ही फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ेगा। अच्छा, पहले 6 साल लेते थे? पहले 6 साल लेते। अच्छा। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन है प्री प्राइमरी और जो केजी वगैरह वो भी सारे इसमें वो फॉर्मल में आ गए, सब आगे इसमें अब फॉर्मल एजुकेशन में, यानी प्री प्राइमरी सरकार का नियंत्रण उस पर भी होगा सीधा। पहले यानी जो प्राइमरी बाल मंदिर जिसको हम बोलते थे प्राइवेट चलते थे, उसमें सरकार का नियंत्रण नहीं रहता। अभी नियंत्रण एनईपी में नियंत्रण आ गया और वो 25-26 से लागू हो गया। तो उसमें जैसा उनका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि 3 साल के बाद ब्रेन बहुत फास्टली डेवलप होता है। अच्छा, उसको तो शिक्षा में डाला जाए फॉर्मली तो शायद अच्छे ब्रेन तैयार हो सकते हैं। इसके ऊपर वो उनका रीजन है और वो सही भी हो सकता है कई मायने में। अब हम आते हैं कि वो स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म्स है। अब हायर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स किए हैं वो रिफॉर्म, हायर एजुकेशन आप कहाँ से काउंट करते हो? 12वीं के बाद की शिक्षा। 12वीं के बाद की, हाँ, 12वीं के बाद की शिक्षा बोले तो हायर एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 12वीं तक बेसिक हो गई है, जरूरी होनी चाहिए। स्कूलिंग हो गया वो, दैट इज स्कूलिंग। उसमें सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज जिसको कहते हैं वहां तक आता है। अब हायर सेकेंडरी में बदलाव ये आने वाला है कि 11वीं 12वीं ऐसा नहीं रहेगा। अच्छा, 9, 10, 11, 12 4 ईयर्स का वो। अच्छा, 4 ईयर्स का एक क्लियरेंस कोर्स रहेगा पूरा, एक पूरा है। यानी अब 2 साल का था वो 4 साल में हो गया, 8वीं तक का अलग पार्ट हो गया। उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ऐसे कंपार्टमेंट नहीं रहेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट चूजिंग रहेगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक। अरे आर्ट्स में जैसा हिस्ट्री है दैट इज डिसिप्लिन, साइंस में फिजिक्स है, एक डिसिप्लिन है। तो 9वीं में बच्चा ये सोचेगा कि मैं एक ले लूं पॉलिटिकल साइंस, दूसरा ले लूं फिजिक्स, उसको ही चॉइस रहेगा। ग्रुप होंगे ना सर अलग अलग, इस ग्रुप में ग्रुप किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि 4 सोशल की 4 ले तो फिर उसमें चल जाएगा पूरा। नहीं, उसको मैक्सिमम लिमिट भी रहेगा और उसकी एबिलिटी टेस्ट की जाएंगी कि कौन से सब्जेक्ट को ले सकता है। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट भी उसमें? हाँ, उसमें ली जाएंगी। अच्छा, क्योंकि बच्चों का ऐसा जो है कि डेविएशन कहीं भी ना हो जाए, उसको भी समझाना पड़ेगा। के साथ भाई मेरा दोस्त उधर जा रहा तो मैं उधर ना चल जाऊं। हाँ, ऐसा वो उसकी एबिलिटी क्या है उसके हिसाब से उसको कोर्स सिलेक्शन में मदद करेंगे, ऑप्शन देंगे उसको भी। तो वो तो 26-27 और 27-28 से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जूनियर कॉलेज का और हायर सेकेंडरी का स्ट्रक्चर। डिग्री कॉलेज में महाराष्ट्र के अंदर यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज को 23-24 से ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। और अफिलिएटेड कॉलेज जिसमें महाराष्ट्र के अंदर लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको 24-25 से लागू किया है। और ये साल जो अभी आने वाला है 26-27, इसके बाद पहली 3 ईयर डिग्री की बैच निकलने वाली है। पहली अभी ये नए पॉलिसी के अंदर, नई पॉलिसी के अंदर इसमें क्या विशेषता रहेगी?
अभी इसकी तीन विषय, सब्जेक्ट वो चॉइस वाले उसमें ये वाला, यस, जो मैंने एक शब्द कहा यानी कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी एक आधा साइंस का टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट Yes. ले सकता है उसमें। जो रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म मैंने कहा, क्रांतिकारी बदल, वो यही है कि पहले आर्ट्स साइंस में 3-3 सब्जेक्ट और कॉमर्स में जो सब्जेक्ट डिसाइडेड किए थे यूनिवर्सिटी में वही रहते थे। अभी उसका स्ट्रक्चर 6 वर्टिकल में बदल दिया है और डिग्री का नाम ऐसा किया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विथ मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट ऑप्शंस। डिग्री का नाम, डिग्री का नाम है ऐसा। अब जैसे हम बोलते हैं हम बीकॉम हो गए, बीए हो गए, बीएससी हो गए, बीसीए हो गए, जो भी हो, अब क्या रहेगा उसका, अब क्या बोलेगा उसमें, बीसीए वगैरह इससे नहीं रहेंगे सारे, बीसीए रहेगा, बीसीए बीकॉम। yes. जैसे बीकॉम रहेगा तो बीकॉम में समझो अकाउंटेंसी है तो बीकॉम इन अकाउंटेंसी स्पेशलाइजेशन उसका रहेगा। अच्छा, उसको यानी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट उसमें रहेगा। पहले जैसे पहले एडिशनल बीए होता है भाई, सिर्फ 3 सब्जेक्ट लो तो एडिशनल बीए हो गया। कोई सब्जेक्ट में हमको जैसे एमए में एडमिशन लेना है भाई, अकाउंटिंग सब्जेक्ट नहीं था तो आप एडिशनल अकाउंटिंग कर लो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जाने को मिलेगा। तो इसमें अकाउंटेंसी किया तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से संबंधित रहेगा, फिर अकाउंटेंसी दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकेंगे नहीं, उसके साथ उसको माइनर रहेगा। हाँ। समझो माइनर उसने बिजनेस इकोनॉमिक्स लिया तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पीजी करते हैं। अच्छा, या उसने मर्केंटाइल लॉ ले लिया तो उसमें भी उसको पीजी करते हैं। अब सब सब्जेक्ट जो तुम्हारे चॉइस के नहीं है लादे जाते हैं वो पढ़ना कंपलसरी नहीं है। तुम तुम्हारे चॉइस के स्टूडेंट हैज ए चॉइस के सब्जेक्ट लो, तुमको जो ज्यादा पसंद तो शायद हो सकता है अपने चॉइस का सब्जेक्ट पढ़े तो उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे, उस पर ज्यादा वो अपना ध्यान देवे। जैसे कि एक उदाहरण बताओ कि बीएससी में अब मेजर माइनर लेना है और बच्चों ने फिजिक्स मेजर लिया, माइनर कंप्यूटर साइंस लिया, तो तीसरा वर्टिकल मेजर माइनस है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्ट सीधे मेजर बोले तो जिसमें उसको डिग्री मिलेगा। अच्छा, जिसमें वो सीधे सीधे पोस्ट ग्रेजुएट। और तीसरा जो रिफॉर्म्स है इंपॉर्टेंट, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। जैसे इंजीनियरिंग में सिर्फ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था, हाँ। अभी ट्रेडिशनल प्रोग्राम भी बीकॉम, बीए, बीएससी 4 साल भी बच्चा पढ़ सकता है। अच्छा, ही कैन डू द 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, आइदर 4 ईयर डिग्री। एडमिशन लेते टाइम चॉइस है कि बाद में भी चेंज कर? बाद में। अच्छा, अब अपन जो सही चीजें उसमें की उस पे आते हैं कि मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट ऑप्शन। अच्छा, ये अच्छा बदलाव उन्होंने लाया है। मल्टी एंट्री, ज्यादा सब्जेक्ट में एंट्री ले सकते हैं और नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ भी सकते हैं, मोटा मोटा। नहीं, वैसा नहीं है। आपके कैसा है? मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट ऐसा है कि समझो फर्स्ट ईयर को विद्यार्थी आता है। अच्छा, और वो फर्स्ट ईयर को समझो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया। अच्छा, और उसको समझो कोई जॉब की जरूरत है, ही इज नीडी पर्सन, और उसने ऐसे स्किल एक्वायर किए फर्स्ट ईयर में कि उसको जॉब मिल गया। अच्छा, तो ही कैन टेक एग्जिट विथ सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी 1 साल उसने समझो फर्स्ट ईयर में किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके वो एग्जिट हो सकता है और वो जॉब को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा? सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, जैसे पुरानी शिक्षा नीति में क्या था कि फर्स्ट ईयर में उसने छोड़ दिया तो गया काम से। उसको 12वीं समझ में जाता था। हाँ। यहाँ ऐसा प्रावधान है कि फर्स्ट ईयर को छोड़ के जाता है तो उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट कोर्स हो गया उसका, एक मोटा मोटी समझा जाए तो यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी। यस, तो ही कैन एग्जिट। ये फर्स्ट ईयर ये सब्जेक्ट में कंप्लीट किया हुआ है, ये इसमें उसने एग्जिट किया। अच्छा, दूसरे साल में आता है वो कंटिन्यू, दूसरे साल में सोचता है एग्जिट करने की, जॉब उसको जरूरी है, जॉब मिलता है तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अच्छा, मैंने पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा। हाँ, एग्जिट करने के लिए। अच्छा, उसके हाथ में, यानी बीच में से पढ़ाई छोड़ के अपनी एक कंप्लीशन करके वो बाहर निकल सकता है, या तो सर्टिफिकेट कंप्लीशन कर ले, डिप्लोमा कर ले, और पूरे 4 साल किया तो डिग्री मिल जाएगी। तीसरा साल किया तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। अच्छा, 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। और 3 साल के बाद नहीं गया तो चौथे साल में भी जा सकता है डिग्री के लिए। अच्छा, 4 ईयर डिग्री कर सकता है। अब 4 ईयर डिग्री के कुछ बेनिफिट्स है, जैसे मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि इंजीनियरिंग में क्या रिफॉर्म किए हैं। तो इंजीनियरिंग पहले से 4 साल का था। अपन एग्जांपल लेते हैं कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 साल का, वहां भी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लगाया है कि इंजीनियरिंग का फीस वगैरह स्ट्रक्चर बड़ा होता है, बच्चों को जरूरत रहती है जॉब की, तो वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग करके सर्टिफिकेट लेके इंजीनियरिंग का बाहर जा सकता है जॉब। अच्छा, सेकंड ईयर को डिप्लोमा लेके जा सकता है, थर्ड ईयर को उसको बीएससी टेक डिग्री मिल सकती है। अच्छा, इंजीनियरिंग वाला, और फोर्थ ईयर को उसको बीटेक इंजीनियरिंग। यानी उसको कहीं बीच में जॉब का ऑप्शन नहीं हो, यदि उसकी जेब अलाउ कर रही तो जॉब को जा सकता, उतना सर्टिफिकेट लेके जाए, थोड़ा कमा ले, फिर वापस आके उसको री एंट्री कहा है।
तो उसी अभी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सर कॉलेज में एडमिशन्स का, फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लेना, फिर बाद में जैसे कई कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिलती, लगे लगाने पड़ते हैं, सेंट्रलाइज होता है, सारा होता है, तो एग्जिट होकर वापस उस कॉलेज में आ सकते, उसके लिए जगह खाली हाँ, रहेगी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि एग्जिट और री एंट्री, हाँ। यानी मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, वैसा री एंट्री है। तो री एंट्री के प्रावधान कैसे है उसमें? पहले तो ये बात मैं खत्म करता हूँ कि इंजीनियरिंग के साथ मैं अभी ट्रेडिशनल साइंस को जोड़ता हूँ जी, कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे कॉलेज में या अन्य कॉलेजेस में, तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 4 साल का भी बच्चा कर सकता है। जी, इफ द स्टूडेंट गोज फॉर 4-year डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन ट्रेडिशनल डिग्री कॉलेज, ही विल बी ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब वो कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहा है यहाँ नई शिक्षा नीति के कारण, वहां उसको एग्जिट भी करते आ रहा है 3 साल में। दोनों चीजें बैलेंस की गई है क्योंकि उसका 1 साल का पढ़ाई का खर्चा 1.5-2 लाख के ऊपर है। तो आपके यहाँ से भी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेंगी? इंजीनियरिंग नहीं मिलेंगी, हाँ। बैचलर ऑफ साइंस इन 4 year। अच्छा, तो ये 4 year के कंटेंट वो इंजीनियरिंग के कंटेंट से मैच होते हैं हमारे। अच्छा, तो वो इक्विवेलेंट हो गए। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रावधान है कि बी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट को हम एमएससी डायरेक्ट सेकंड ईयर को एडमिशन देते हैं। अच्छा, 1 साल में एमएससी हो जाता है वो, तो वो इक्विवेलेंसी टेस्ट करके होता है। तो बोथ द कंटेंट विल बी इक्विवेलेंट, देयरफॉर द डिग्रीज विल बी ट्रीटेड तो उसको इक्विवेलेंट। एमई में एडमिशन मिल जाएंगे, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग में उसको करके इस पे? तो वो आगे प्रावधान करना है, मिल सकती है उसको। अभी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने आगे नहीं, अभी 4 year का आने का ही है ना अभी। अच्छा, पहले बैच निकलने की? यस, 4 year का जीआर अभी फरवरी में निकाला गवर्नमेंट कि 4 year का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कॉलेज में। वो जीआर के ऊपर वो भी कमेटी में मैं हूँ, तो वो भी काम हमारा चल रहा है कि अभी 4 year डिग्री का इक्विवेलेंट, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि एमई को उसको एडमिशन देना कि नहीं, वो भी प्रावधान सब इसमें अप्लाई। लगता नहीं कि आपको कॉलेज को बहुत ज्यादा अपडेट रहना पड़ेगा? कोई जैसे आपके बिल्कुल सही। स्टूडेंट में आता है उसको इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहना, तो आपके पास इंजीनियर की फैकल्टी है या नहीं? नहीं तो उसको चांस नहीं, वो तो बोलेंगे मुझे लेना है, वो तो अपना राइट्स बताएगा कि मेरे पास तो सुविधा चाहिए। तो क्या कॉलेज लेते समय उसको चॉइस देना कि मेरे सब्जेक्ट क्या है? आप पे भी डिपेंड कि भाई हम इतने सब्जेक्ट पढ़ाएंगे करके, कि आपको कंपलसरी सारे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर तो कॉलेज पे आएगा सारा सारा भी। नहीं, इसमें सीधा है कि दोज कॉलेजेस व्हिच विल फुलफिल द डिमांड ऑफ स्टूडेंट, वहां बच्चे जाएंगे। सीधी सीधी बात कि भाई मुझे ये भी पढ़ना, बढ़ जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैं मेरे कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज में 15 कोर्सेज तैयार किए हमने। फोटोग्राफी, ड्रामा का किया, बच्चों का उसमें रुचि है, पढ़ना चाहते। एक बच्चा मेरे यहाँ का वो एनिमेशन करके नेटफ्लिक्स में उसको जॉब लग गया है, आधे में जॉब लग गया, फर्स्ट ईयर में जॉब लग गया उसका नए शिक्षा नीति में। उसको फिर सर्टिफिकेट देके आपने रवाना कर दिया? वो सर्टिफिकेट लेके गया नहीं, हाँ, उसका अभी सेकंड ईयर को आने का विचार है, हाँ, मगर दे सकते हैं उसको सर्टिफिकेट। हमने यूनिवर्सिटी को लिखा है कि ही वांट टू एग्जिट, अवार्ड हिम सर्टिफिकेट। हाँ, मैं पूछा था वापस उसको आना है, तो वापस आना है तो उसको, जैसे समझो डिप्लोमा लेके सेकंड ईयर के बाद वो गया है, हाँ, उसने 4-5 साल जॉब किया, अब उसको डिप्लोमा लेवल की जॉब मिलने वाली है वहां, तो उसको लगता है कि मुझे डिग्री भी करना है कंप्लीट, तो ही कैन टेक री एंट्री, बट ही हैज टू टेक री एंट्री विद इन 7 years। अच्छा, उसकी लिमिट है? हाँ, 7 साल के अंदर उसको लेना है। कोई भी कोर्स के सर्टिफिकेट से डिप्लोमा से करो, कोई भी एक बार एग्जिट किया तो 7 साल के अंदर उसने यानी डिप्लोमा छोड़ के गया 2023 में, तो 30 के पहले उसको वापस आना है जी। और वापस आने के लिए वही लेवल पे वो महाराष्ट्र के या अपने भारत देश की किसी भी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है, देना चाहिए। तो फिर ऐसा हो गया, मैंने ये चीज फर्स्ट ईयर की कॉलेज है, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मुझे बियानी में लेना था, बियानी में नहीं मिली फर्स्ट ईयर में एडमिशन, दूसरे कॉलेज से लेके आया, उसको एग्जिट किया, फिर आपके यहाँ के एडमिशन लिए, देंगे आप उसको कॉलेज में एडमिशन? उसके लिए कुछ नाम सब सेट करना पड़ेगा ना। नहीं, आपका कोटा भी तो रहता है ना, आपका कोटा नहीं, क्या करेंगे आप? बोले बराबर, सीट ही नहीं है। नहीं, हर जगह सीट का तो बहाना होता है एडमिशन के लिए। वो आपने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है कि दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन और चैलेंज कि भाई इंटेक तो डिसाइड रहता ना कि मेरे यहाँ 60 का इंटेक था, वो तो फुल हो गया, हाँ, मैं बाहर के री एंट्री को ऐसा दूं। हाँ, तो अभी जैसे एक प्रावधान 4 year डिग्री में उन्होंने किया है कि 5 पर टीचर सुपर न्यूमररी सीट्स अलॉट कर रहे हैं, ज्यादा की, पर टीचर 5 सीट सुपर न्यूमररी कि 3 टीचर है सब्जेक्ट, ऐसी इमरजेंसी कोई आ गया तो हाँ, तो 15 सीट, तो मैनेजमेंट वाले ऐसी कोटे में पूरा कर देते हो तो। हाँ, तो 15 सीट आपको लेते आएंगी, मगर उसके भी स्ट्रिक्ट रूल बनने वाले हैं और बनाना जरूरी है कि कोई स्टूडेंट को
उसको क्षति भी नहीं पहुंचना चाहिए कि अमरावती का बच्चा गया पुणे में री एंट्री लेके थर्ड ईयर को, तो फर्ग्यूसन कॉलेज ने उसको यदि जगह है तो एडमिशन उसको देना ही पड़ेगा जी क्योंकि इक्विवेलेंसी है। जी और उसके जो क्रेडिट्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो पूरे देश के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में हो रहे हैं, इसलिए वहीं हर एक कॉलेज को पता चलता है कि इसने क्या पढ़ा है और कितने क्रेडिट लिए। तो क्या कॉलेज मैनेजमेंट इस सारी चीजों को अलाउ करेगा? बीच में करते करते सारे तो अभी चॉइस वाले एडमिशन होते हैं सब जगह। नहीं, करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कैसा है कि गवर्नमेंट की नीति है जी और मुझे एक क्षण में लगता है कि इट इज स्टूडेंट सेंट्रिक, कि बच्चों को उसका फायदा होने वाला है क्योंकि चॉइसेस है, दे हैव द चॉइसेस। जैसे मैंने कहा कि एग्जिट कर सकता है, जैसे एक आधा बच्चा 2 साल के बाद छोड़ के पहले पुरानी शिक्षा नीति में जाता था तो वो 12वीं कहा जाता था। तो ऐसा है क्या कि जिस कॉलेज से निकला उसको प्रायोरिटी पे देना ही पड़ेगा? यदि नई भी जगह है तो ऐसा आपके यहाँ से निकला, आपके यहाँ से आके पढ़ता है तो आपको तो देना ही पड़ेगा। कई बार रहता है ना, एक कोटा रहता है भाई, अल्पसंख्यक का कोटा है इसको, तो उसको वहाँ एडमिशन देनी पड़ती है, दूसरी जगह नहीं। नॉर्मली एक होता है, हमने कई सालों से देखा है कि हायर क्लासेस को कुछ ना कुछ वैकेंसी रहती है, अच्छा, तो उसका उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि ड्रॉप आउट रहता है ना। इन सब चीजों का जो आज हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर, आप 11-12 तक हम बोलते प्रेशर है, लेकिन बाद में भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम। इन सारी चीजों का क्या ये शिक्षा नीति पर और बोझा बढ़ेगा या कम होगा? कम हो सकता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो शिक्षकों का है जी, मैं जो देखता हूँ, क्योंकि इसमें जो वर्टिकल लाए है, वैल्यू एजुकेशन है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस है, इससे हम बच्चों को समाज, फैमिली, इंडस्ट्री, एवरीथिंग वी कैन टॉट टू देम, और उनको वहां तक लेके जाए तो बच्चों में बदलाव हो सकते हैं। तो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस शिक्षा नीति का, कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, केवल एक रट्टा मार के एक विषय पढ़ के और उसमें नहीं जाएंगे। सारा वही था ना कि सारी जो दौड़ थी, सारी भागदौड़ थी मार्क्स की थी। आज भी हम देखते हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप तो कॉलेज की बात कर रहे, सारी नीतियां कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। लोग आजकल तो सारा ट्यूशन से पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में तो आते ही नहीं, स्कूल में जाते ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कैसे लागू होगा? नहीं, देखिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, इसके लिए तो वो कंपटीशन रहेगा। आईएएस की एग्जाम है समझो, या एमपीएससी है, या जहां भी कॉम्पिटिटिव है, एजुकेशन के लिए आपको एमबीए के लिए भी एग्जाम देनी है, आपको पीएचडी के लिए भी एग्जाम देनी है, आपको डॉक्टरी के लिए भी एग्जाम देनी है, आपको सीए के लिए भी एग्जाम देनी है, सब चीज के लिए प्राइवेट। तो स्कूल की आपकी सरकारी नीति की एग्जाम कहाँ काम में आ रही है? यदि 12th से पास होकर सरकार के कोटे में से पास गया तो उसको तो नीट देना है ना। बिल्कुल नहीं आ रही ना। जैसे नीट का अभी देखते हैं हम माहौल क्या है। नहीं, नीति में बदलाव का बेसिक बदलाव तो जो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पूरा स्कोप दे रहे हैं पूरी शिक्षा नीति में, उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल ही नहीं किसी का। कितनी नीट की शिक्षा संस्था है, शायद काउंट भी नहीं होगी आपके पास में उसका। बिल्कुल नहीं है। और उसका महाराष्ट्र की जहां तक बात की जाए नीट के संबंध में, नहीं, मैं पॉलिसी की बात कर रहा कि जो पॉलिसी से बच्चे हरेस हो रहे हैं, जिसका प्रेशर आ रहा, जो बार बार चर्चा में आ रही, जो विवादों में आ रही, भ्रष्टाचार हो रहा, ऐसी पॉलिसी को अभी शिक्षा नीति में नई पॉलिसी लाके कि नहीं भाई, आप 12th में आप 8वीं से 4 साल का कोर्स है, आपने डॉक्टर बनना तो आपको वहीं से वो कोर्स ले लो, उसी कोर्स में जो टॉपर है आप निकाल लो उसको, आप उसके लिए एक अलग से और एग्जाम लेते हो और बच्चों को प्रेशर डालते हो। ये नीति में बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो बदलाव होना ही चाहिए। ये जो कॉम्पिटिटिव, आपको ऐसा सजेस्ट करते हो क्या? हाँ, यस, कि भाई जैसे देखो पुराने इसमें था कि 12 के बेस पे कहीं एडमिशन होता था या ग्रेजुएशन के मार्क के ऊपर होता था, तो उसमें कहीं तो भी ग्रेजुएशन के मार्क का वेटेज वो एडमिशन की प्रक्रिया में होना चाहिए, देना चाहिए, ताकि कॉलेजेस में अच्छी शिक्षा हो सके और बच्चे भी फिर ढंग से वहां पढ़े। बच्चों को बराबर है ना कि एमबीए का अभी बूमिंग आ गए हैं, बच्चे आईआईएम में जाना चाहते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, या सीए करने जाता है तो ग्रेजुएशन एडमिशन लेता है, सीए की प्रिपरेशन बाहर करता है। 10वीं 12वीं का बताऊं तो साहब, उसको 12वीं में नीट, 12वीं बाद नीट करना है तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई ज्यादा करते नहीं, बोलते इससे मार्क्स कुछ काम के नहीं। 60% मार्क मिले तो, लेकिन मेरा नीट अच्छा होगा तो हो जाए, तो पूरा ध्यान पूरा नीट की तरफ रहता उसका। एग्जैक्टली। तो वो तो 12 तक तो ऐसा है कि जो सिलेबस कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर ही एग्जाम होनी चाहिए ना, एंट्रेंस भी उसको बेस रखना चाहिए एंट्रेंस के लिए। तो अभी वो है नहीं ना, वो नहीं है। शिक्षा नीति कहाँ इंप्रूवमेंट हो रही है? वो तो अभी बदलाव करना ही पड़ेगा इनको। आज ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीरियस लेना चाहिए और इसके अंदर तुरंत, पूरे देश में हुआ ये तो नहीं,
बच्चे प्राइवेट कोचिंग की तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि कॉलेज में जो सिलेबस पढ़ा रहा है वो उसके कंपटीशन के काम का नहीं है। तो ये सिलेबस अपग्रेड करो ना। वही अरे जो पढ़ाई काम की नहीं, आप बता रहे कि वो सिलेबस ही काम का नहीं, तो फिर ऐसी शिक्षा नीति किस काम में आएगी फिर? नहीं, वो तो वो लेवल पे बदलाव करना है। ये अपन जो ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं नई नौकरी मिलती है तो कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कुछ नॉलेज मिलना चाहिए। ये जो सब होना चाहिए वो नई शिक्षा नीति में आया है। जैसे वोकेशनल एजुकेशन आया है, स्किल एजुकेशन आया है, उसको इंडस्ट्री में इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। ये जो बदलाव है ये शायद बच्चों के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए और एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए काम में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये हो गया आपके जो मुख्य धारा में जो एजुकेशन चलता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, उसके बाद एमसीए, बीसीए जो भी है। अब इसके अलावा दो और पढ़ाई, एक डॉक्टर की एमबीबीएस की, वो भी डिग्री कोर्स है, वो भी 5 साल का, वो भी अब यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वो डिग्री से बाहर नहीं कर सकते। लॉ फॉर्म डिग्री से बाहर नहीं कर सकते। क्या उस कोर्स में भी ये सुविधाएं सारी उपलब्ध है? नहीं, लॉ और मेडिकल को एनईपी नहीं लागू किया। अच्छा, वो दोनों क्षेत्र छोड़ दे कि ऑलरेडी दे आर प्रोफेशनल। अच्छा, इसलिए डॉक्टर बनना है तो उसको क्या स्किल पढ़ना है? कोई भी चीज का है ना, उसको उसके इसमें अलग, उसको अलग रखा हमने, अलग रखा। शायद उसको भी रखा कि कोई बोलेगा मुझे एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ना है, डॉक्टर एक और इधर आपके इसमें से कोई ऐसा कि मेडिकल का सब्जेक्ट चुन सकता है? नहीं, एनईपी को लॉ का सब्जेक्ट आपका चुन सकता है। लॉ तो रहते हैं, लॉ का है, लॉ का है, जैसे लॉ ऑफ एवरीडे लाइफ ऐसा वगैरह है। लॉ के कुछ सब्जेक्ट है, मगर मेडिकल का ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल और लॉ को एनईपी के बाहर रखा है। एजुकेशन पॉलिसी समाज के लिए, परिवार के लिए, आगे के लिए, जो हम अरबी की परिस्थिति देख रहे हैं कि लोग जॉब के चक्कर में 30-30, 35-35 साल तक, यानी हम यदि बेसिक आवश्यकता हमारे भारतीय संस्कृति की पकड़, भाई शादी उसके लिए परिवार के साथ में करते, वो सारी चीजें सब दूर होते चल जा रही कहीं ड्यू टू एजुकेशन पॉलिसी। पहले एजुकेशन पॉलिसी, पहले पढ़ लो, फिर 30-32 साल तक तो डॉक्टर बनता है, 30 साल तक उसका ये होता है। इन चीजों में कहीं उसको सुविधाजनक महसूस होगा क्या? क्योंकि परिवार बिखरते चल जा रहे हैं ड्यू टू एजुकेशन। देखिए, एक उसमें आशा की किरण है कि एक तो जॉब यदि लोकली मिल सकता है बेस्ड ऑन द स्किल एक्वायर्ड इन ड्यूरिंग डिग्री एजुकेशन, तो शायद परिवार के साथ वो जुड़ा रह सकता है। और शिक्षा नीति के अंदर वैल्यू एजुकेशन का पार्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जो कंपलसरी है, उससे भी विद्यार्थियों के, छात्रों के वर्तन में कहीं ना कहीं बदल दिखता है। अब शुरुआत है, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। मगर एक चीज है कि गवर्नमेंट जब तक ये सब चीजों के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टीचर अवेलेबल कर नहीं देती है, तब तक सही मायने में एनईपी इम्प्लीमेंटेशन होने वाली टीचर प्रैक्टिकल लगते हैं, वो एआई वाले नहीं लगेंगे आपको, प्रैक्टिकली लगेंगे, फिजिकली लगेंगे। जो एआई का ट्रेंड चल रहा है उसमें एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है आपके? अभी स्टूडेंट्स अभी खुद ही घर से सारा समझ के आ जाता है, आप समझाते हैं स्पेलिंग नहीं, फिर भी ये देखते हैं हम कि एआई या ऑनलाइन क्लासेस की जगह यदि टीचर अच्छा लगता है तो क्लासेस अटेंड करना बच्चे चाहते हैं, ये मैं देखता हूँ। अभी आते हैं हाँ। तो क्लासेस अटेंड कर रहा है ना, कहीं ना कहीं पूरा हमको अटैचमेंट में, लोगों के साथ में, परिवार के साथ में रहना, ये सब चीजें छूटते चल जा रही है। आदमी को साथ में रहने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये वो हो गया। फिर जॉब में कहा कि आपने कहा कि जॉब यदि शहर में मिलता है, शहर में जहाँ कहता है, नागपुर वाले को नागपुर में जॉब नहीं मिलता, मुंबई वाले को मुंबई नहीं मिलता, बेंगलोर वाले भी बाहर जाता है, अमरावती वाले भी बाहर जाता है। तो माइग्रेशन तो जॉब के लिए चलते रहेगा, इसको हम कैसे, ये इसकी तो कहीं ये हो नहीं सकती। माइग्रेशन के बाद में भी कई साल तक वो जिम्मेदारी लेने के पक्ष में नहीं आते आज भी लोग। तो वो इस माध्यम से क्या हम किसी पद्धति से समाज से जोड़ने का या व्यवहारिक चीजों से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे? इस चीजों से सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई नहीं। नई शिक्षा नीति के अंदर तो ये है कि समाज से जुड़ने का कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम और वैल्यू एजुकेशन कंपलसरी सबको, ये कंपलसरी एवरी डिग्री होल्डर। अच्छा, हाँ, ये लगभग 4 से 6 क्रेडिट तक कंपलसरी। अच्छा। और मैंने देखा है तो कि उसमें क्या क्या उनको ये समाज कम्युनिटी में जोड़ना है, तो कहीं तो आपको प्रैक्टिकल जाना, पढ़ के तो नहीं होगा सारा, ये प्रैक्टिकली है वो जी। इट इज ऑन द फील्ड जी। कि भाई जैसे अभी अमरावती महानगर है, इसमें अब समझो जैसे अभी आपने एक ज्येष्ठ नागरिक का प्रकरण जो अपने स्वस्तिक नगर का लाया है, कि ऐसा समाज में क्या क्या होता है, हमारे ज्येष्ठ नागरिक उनके क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम कैसे सुलझा सकते हैं, इसके ऊपर बच्चे पढ़ाई समाज से अटैचमेंट सारा करते थे। यानी
आपको पढ़ाई के अलावा भी बाहर दुनिया में क्या चल रहा है ये हाँ। होने की जानकारी है। हम तो बोलते हैं भाई पढ़ाई लिखे बहुत कर ले, लेकिन आटे दाल के भाव नहीं मानो। उसको तो आटे दाल के भाव जाके देखना है कि बाजार में क्या चल रहा है करके। मैं सिंपल एग्जांपल दे, मेरे बच्चों को हमने कहा कि भाई आप तपोवन चले जाओ। तपोवन में क्या होता है देखो, उनको पता नहीं था तब तक। जी जब वो तपोवन गए तो उनमें एक जो सोशल भावना आ गई, जी जी वो अलग तरह की आ गई। सर ऐसा भी रहता है, ऐसे भी लोग रहते हैं, समाज से बाहर उनको फेंका जाता है, तो कहीं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे विचार उनके मन में आ गए बच्चों। ये तो सारा सर जब हाँ। आप पढ़ते थे, हम पढ़ते थे, हम पढ़ाई के अलावा सारा सोशल एस्पेक्ट पे करते थे। हाँ। कई बार तो ऐसा होता था कि ये सोशल काम है तो कॉलेज वो इनफॉर्मल करते थे, कॉलेज छोड़ देते थे। हाँ, हाँ। कि भाई आज कॉलेज नहीं जाना, हमको ये काम करना है। हाँ। तो क्या सरकार वो पुराने पैटर्न पे वापस, हम जो पढ़ते थे पुराने समय पे आते थे, यानी टीचर के घर पे काम रहा तो चलो उनके यहाँ पे चल जाओ, सारा कर दो, कोई के दोस्तों के यहाँ सारे लोग मिलके कर दो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अपन वापस के पुराने जो pattern काम पे हम विलिंगली प्रोएक्टिवली करते थे, अब वो फॉर्मली एजुकेशन में लाना पड़ रहा है। उसके लिए मार्क्स मिलेंगे अब। उसके लिए मार्क्स मार्क्स नहीं मिलते थे, बल्कि गाने मिल उसके जाती लिए थी। अब मार्क मिलेंगे तो वो करेंगे जी और कुछ सीखेंगे, जी। ऐसा है। तो ये प्रयास है शिक्षा नीति के अंदर, तो ये सक्सेस भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा प्रयास इस शिक्षा नीति के अंदर गया है, जिस चीज की बहुत देर से, बहुत दिनों से, बहुत सालों से कमी महसूस होती। पढ़ाई वाला बच्चा समाज से नहीं जुड़ता था, उसको सिर्फ मार्क्स मार्क्स और मार्क्स, इसी तीनों चीजों पे टिक के रहता था। चाहे ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, 12th हो, 11th हो, सब में सब पूरे मार्क्स के पीछे दौड़। और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, घर पे भी यदि आता है तो माँ पूछती थी पढ़ाई कर लिया क्या, रात को बैठे तो पढ़ाई किया क्या, हर बार पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इन सारी चीजों से उबते हुए कई लोग इसमें डिप्रेशन में भी चले जाते थे। लेकिन अब यदि समाज से यदि जुड़ता है, समाज में क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है, पॉलिटिकली क्या चल रहा है, जहाँ रह रहा है उसकी स्थिति क्या है, सरकार का क्या है, उसके ऊपर ध्यान, इन सारी चीज़ों पे मल्टीपल डायरेक्शंस में उसको सोचना है, तो निश्चित रूप से एक नया जो ग्रेजुएट होकर निकलेगा। और ऐसे यदि ग्रेजुएट निकलते तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इनको किसी प्रकार के फेल्यूर्स का डर रहेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं, समाज में कहाँ चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नहीं तो पढ़ाई वाले बच्चों को कई, जैसे आपने बताया कि अभी तपोवन, ऐसे पढ़ाई वाले बच्चों को अमरावती में रहते हैं, उसको पूछिए तपोवन कहाँ, तो पता नहीं रहता, मालटेकरी कहाँ पता नहीं रहता, कहाँ क्या, क्योंकि उसका 24 घंटे दिमाग पढ़ाई 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 में चलता। पढ़ाई से बाहर ना उसको माँ बाप निकलने देते, ना स्कूल से निकलने देते, ना कोचिंग वाले निकलने देते, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए हमारा बच्चा ज्यादा पढ़ना चाहिए, ये नियत हमेशा रहती थी। आज लेकिन पड़ोसी के बच्चे ने कितना सोशल वर्क किया, मेरे बच्चे ने कितने सोशल वर्क किया, उसने कितने कांटेक्ट बनाए, इसने कितने कांटेक्ट किया है, इसने कितने लोगों की जाके सेवा की, ये यदि कंपटीशन में आता है तो निश्चित रूप से एक नए समाज की निर्माण इस विद्यार्थी के माध्यम से हो सकता है। पॉलिसी बहुत अच्छी है, बात सर ने वही कहा कि कॉलेज में टीचर्स को उस लायक बनाना होगा, उसके टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी होगी। सरकार ने जो पॉलिसी लागू कर दिया उसका इम्प्लीमेंट भी होता है या नहीं होता है। अभी स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं, कॉलेज को भी मार्क्स की सिस्टम होनी चाहिए, टीचर्स को भी मार्क्स की सिस्टम होनी चाहिए, उनको भी ग्रेड की सिस्टम होनी चाहिए। शायद जहाँ कॉम्पिटिशन बनेगी तो निश्चित रूप से इस एजुकेशन पॉलिसी में सुधार हो सकता है। सरकार को चाहिए कि हर चीज को प्रमोट करने के लिए कंपटीशन का निर्माण करे। 2 कॉलेजों में किसके कॉलेज के बच्चों ने ज्यादा सोशल एक्टिविटी की, उनको अलग मार्क्स दे, तो शायद इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसके इफेक्ट बोलते हैं। मेरे साथ में था जोटे सर, जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी और नई सिस्टम, जो शायद हमको भी नहीं पता थी कि आप सब तरफ से सब्जेक्ट लेने को खुले हो, 1 साल पढ़ाई, 2 साल पढ़ाई, 3 साल पढ़ाई, हर साल की पढ़ाई पे आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, अब क्रियान्वयन भी हो गई है और शायद पहली बैच अभी निकलने वाली ऐसा बता रहे। देखते पहली बैच निकलने के बाद में क्या इम्प्लीमेंट है, सर से और इस बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़, ऐसे ही और भी विषयों पर हम आपके साथ आते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।